आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। क्या 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध 19 जून 2026 को खत्म हो जाएगा? क्या आज से ठीक 5 दिन के बाद वेस्ट एशिया में सब कुछ शांत हो जाएगा? ठीक 2 दिन के बाद 17 जून को फ्रांस के एवियान ले बेस में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक बड़ा क्लेम किया है। कहा है कि ईरान के साथ डील पूरी हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने जा रहा है। 19 जून को फ्रांस के एवियन लाबेंस से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर औपचारिक सिग्नेचर हो सकते हैं। ट्रंप अपने 80वें जन्मदिन पर डील वाला केक काटना चाहते थे। ट्रंप चाहते थे कि डील का ऐलान 14 जून को हो, लेकिन तेहरान को यह मंजूर नहीं था। ईरान की इस्लामी सरकार नहीं चाहती थी कि समझौते का ऐलान ईरान में आधी रात से पहले हो, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन होता। तो ईरान में आधी रात के कुछ ही मिनटों के बाद डील फाइनल होने का ऐलान किया गया, जिससे ईरान में तो सोमवार हो गया, लेकिन अमेरिका में रविवार ही था, मतलब ट्रंप का जन्मदिन ही रहा। अब सवाल यह है कि क्या इस डील पर हस्ताक्षर वाकई होने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद कोई बड़ी खबर आएगी? आइए देखते हैं रिपोर्ट। 490 दिन के बाद, 70 हफ्तों के बाद, 11,760 घंटों के बाद जब मोदी और ट्रंप का आमना सामना होगा, तो उस वक्त क्या होगा? 13 फरवरी 2025 को आखिरी मुलाकात और 17 जून 2026 को मोदी और ट्रंप के बीच क्या होगी बात? दिन बुधवार, वक्त शाम 6:30, यानी ठीक 46 घंटे 32 मिनट बाद दुनिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड मीटिंग होने जा रही है। फरवरी 2025 के बाद पहली बार होने जा रही है। ट्रंप और मोदी की यह मीटिंग कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस वक्त दुनिया के हर अखबार की, हर न्यूज वेबसाइट की पहली हेडलाइन ही यही है। हर जगह मोदी ट्रंप की मुलाकात की ही खबरें हैं। यह मुलाकात फ्रांस के एवियन लेबैंस में होने जा रही है। यहां 15 से 17 जून तक G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 देशों की समिट होने जा रही है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को स्पेशल गेस्ट और भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इनवाइट किया गया है। ग्रुप ऑफ 7 अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जैसी दुनिया की सबसे एडवांस इकोनॉमीज का ग्रुप है। 2003 में पहली बार फ्रांस की मेजबानी में G7 समिट में भारत को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन 2019 में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक हर साल भारत G7 समिट में स्पेशल गेस्ट रहा है और मोदी ने इन सभी समिट्स को अटेंड किया है। मोदी इस वक्त स्लोवाकिया में हैं। मोदी का अगला डेस्टिनेशन फ्रांस का एवियन लेबैंस है, जहां वो 16 जून को G7 समिट का हिस्सा होंगे। रही बात ट्रंप की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब से बस कुछ देर बाद G7 समिट के लिए एवियन लेबैंस पहुंच जाएंगे। सवाल है कि जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो क्या बात होगी, दोनों के बीच किन मुद्दों पर बात होगी, फुल डिटेल आपको आगे देंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि इस बार के G7 समिट में सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल लीडर कौन है? वो लीडर कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। और ये समझने के लिए आपको ग्लोबल लीडर्स की जून 2026 की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग देखनी होगी। दुनिया के 24 राष्ट्राध्यक्षों की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ ग्लोबल लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। और मोदी की इस लोकप्रियता का लोहा स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति तक मानते हैं। सुनिए वो
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नरेंद्र मोदी पर क्या कहते हैं? And I congratulate you to the fact that you're the longest serving prime minister in India, because for consecutively for 12 years in such a difficult environment, when you have so many political parties, it's such a comprehensive environment, this is like a political miracle, and I want to congratulate you to this. So, dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action or the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here. और अगर आप इसी पैमाने पर G7 देश के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से करेंगे तो दूर दूर तक कहीं कोई टक्कर में नहीं है। बात चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की हो, जापान की प्रधानमंत्री सनाए टकाइची की हो, या फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हो, ग्रुप ऑफ 7 देशों के ये सारे राष्ट्राध्यक्ष लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी के आगे कहीं नहीं टिकते। ग्राफ देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की 70% अप्रूवल रेटिंग की तुलना में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 38% है। यानी ट्रंप का ग्राफ मोदी से 32% नीचे है। मोदी नंबर 1 लीडर हैं तो ट्रंप 15वीं रैंकिंग पर हैं। इसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की अप्रूवल रेटिंग 54% है और उनका ग्राफ नरेंद्र मोदी से 16% नीचे है। इनकी रैंकिंग नंबर 4 है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अप्रूवल रेटिंग 18% है और इनका ग्राफ मोदी के ग्राफ से 52% नीचे है। मोदी दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं तो मैक्रो 24वें नंबर पर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 19% है और वो नरेंद्र मोदी से 51% पीछे हैं। इनकी रैंकिंग नंबर 23 है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 39% पर है, जो मोदी की अप्रूवल रेटिंग से 31% कम है और इनकी रैंकिंग भी टॉप 10 से बाहर है। ये 12वीं पोजीशन पर हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए टकाइची की अप्रूवल रेटिंग 53% है, जो मोदी की रेटिंग से 17% कम है और इनकी रैंकिंग भी नंबर 5 है। और आखिरी में बारी आती है G7 के आखिरी देश ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के, जिनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 27% है और ये नरेंद्र मोदी से 43% पीछे हैं। रही बात रैंकिंग की तो कीर स्टारमर 24 राष्ट्राध्यक्षों में 22वें नंबर पर आते हैं। इससे 2 चीज तो क्लियर है। पहली ये कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी और कनेक्ट के मामले में नरेंद्र मोदी दुनिया के टॉप लीडर हैं और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त फ्रांस के एवियन लेबैंस में ग्रुप ऑफ 7 देशों के लीडर्स की मुलाकात होगी, उस वक्त हर लीडर की नरेंद्र मोदी पर ही नजर होगी और उनमें से एक नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी होगा, जो 490 दिन के बाद पहली बार मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। ट्रंप के पिछले 490 दिन की टाइमलाइन चेक करने से यह भी पता चलता है कि वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। ट्रंप पिछले 70 हफ्तों में कई बार नरेंद्र मोदी को ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड, फैंटास्टिक मैन, वेरी स्पेशल मैन, ग्रेट लीडर, स्मार्ट मैन, गुड फ्रेंड कहकर
संबोधित किया है। हर बार ट्रंप ने मोदी के साथ अपने पर्सनल कनेक्ट का जिक्र किया है। I love India. I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening. I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. It's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi and let him know I'm a big fan. ट्रंप खुद को मोदी का सबसे बड़ा फैन कहते हैं। दस जून को जब मोदी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी और बधाई देने वालों में एक नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी था। अपने उस पोस्ट में भी ट्रंप ने मोदी को अपना दोस्त बताया था, ग्रेट लीडर बताया था। और अब नोट करने वाली बात यह है कि G7 समिट के साइडलाइंस पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। यह खबर भी व्हाइट हाउस ने ही दी है। इसमें एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर 5 बार संपर्क करने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद ट्रंप ने भारत की मुख्य मांगों को व्यापार समझौते में मान लिया। तब जाकर मोदी ने फ्रांस में ट्रंप से मिलने के लिए हामी भरी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने 17 जून को मोदी ट्रंप की बैठक को अपने आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया, लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक नहीं किया। मोदी के कार्यक्रम में सिर्फ इतना लिखा कि G7 समिट के दौरान अन्य नेताओं से केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। से द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इससे ये चीज तो क्लियर है कि मोदी के साथ होने वाली इस मुलाकात को लेकर अमेरिका ज्यादा एक्साइटेड है। और मोदी ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले यह खबर भी आ गई कि यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड पर बातचीत करने के लिए 22 जून से भारत का दौरा करेंगे। यानी ट्रंप को भनक लग गई कि 17 जून को अगर मोदी उनसे मिलते हैं तो कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं। हाल फिलहाल में हॉर्मुज स्ट्रेट में जो घटनाक्रम हुआ, उस पर ट्रंप से सवाल जवाब कर सकते हैं, अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये अच्छी बात, देश के दोनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ कड़वी बातें प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस तरह से भारत के लोगों को उनसे उम्मीदें थीं, उन्होंने उसका उल्टा किया। और जिस तरह से वो कैंपेनिंग के दौरान बोल रहे थे, उसका उल्टा किया। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान जैसे टेरर स्टेट को प्रमोट किया, आसिम मुनीर जो फ्रॉड मार्शल पाकिस्तान का डिक्टेटर है, जो दुनिया में टेररिज्म फैलाता है, अपने POJK में और बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को मारता है, उस जैसे आदमी को अब एनकरेज करते हो, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और लंच पे बुलाते हो। तो मुझे लगता है कुछ कड़वी बातें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी उन बातों को डोनाल्ड ट्रंप जी को कहेंगे कि ये ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। मोदी और ट्रंप की होने वाली मुलाकात की टाइमिंग एक और वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुलाकात से पहले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आ गई है। और वो खबर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बन गई है। इसका ऐलान खुद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किए अपने पोस्ट में किया। जेनेवा में पीस डील पर औपचारिक तौर पर दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर करने होंगे। इस डील के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना टोल के खोल दिया जाएगा। ईरान द्वारा लगाए गए समुद्री माइंस हटाए जाएंगे। दुनिया भर में सामान्य तेल निर्यात फिर शुरू होगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाह पर लगाए गए ब्लॉकहेड को हटाएगा। ईरान, लेबनान दोनों ही मोर्चों पर
60 दिन का सीज फायर होगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा या हासिल नहीं करेगा। ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल को कम करेगा या नष्ट करेगा। ईरान को चरणबद्ध तरीके से अमेरिकी सैंक्शन से रिलीफ मिलेगा। ईरान के फ्रोजन असेट्स की कुछ राशि रिलीज हो सकती है। ट्रंप के ऐलान के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया में रहते हुए एक्स पर पोस्ट किया और इस डील को पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर बताया। लगे हाथों मोदी ने इशारों इशारों में अमेरिका को सलाह भी दे डाली कि जो सहमति हुई है उसे पूरी तरह हासिल किया जाए। नरेंद्र मोदी इतने पर नहीं रुके। G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचने से पहले मोदी ने स्लोवाकिया से आगे का टोन सेट कर दिया। कह दिया कि अब वक्त आ चुका है जब वैश्विक संस्थाओं को खुद को बदलना होगा। मोदी का इशारा यूएनएससी की तरफ था, जिसमें अमेरिका शामिल है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। ट्रंप ने डील का ऐलान करते वक्त अपने पोस्ट के आखिरी लाइन में लिखा, लेट द ऑयल फ्लो। और भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि दिशा नाम का LNG टैंकर उन कमर्शियल जहाजों में से एक जहाज है जो डील की खबर आने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर निकला है। धैर्य और शांति से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। और मैं शुरू से कहता रहा कि रात भर का है मेहमान अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा। तो जो युद्ध होता है, जंग होती है, वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जख्म जो है वो परमानेंट देखी जाती है। इसलिए ये सबक और संदेश सभी के लिए ज़रूरी है। और हिरोशिमा और नागासाकी इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबक है और संदेश है कि आज भी जो जनरेशन है वो उस जख्म को जो है से पीड़ित है। और मैं मानता हूँ कि भारत हमेशा जो है वो कहता रहा है कि जो है युद्ध समस्या का समाधान नहीं, अपने आप में समस्या है। और भारत हमेशा इस बात के पक्षधर रहा है कि संकट के सागर से अमन का अमृत निकलना चाहिए। यही पूरी दुनिया के लिए ठीक है, मानवता के लिए ठीक है। और ये अच्छी खबर है, शुभ समाचार है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वैसा है नहीं। आधिकारिक साइनिंग भले ही 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में होने की संभावना है, मगर इजराइल ने इस डील का विरोध किया। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया, ट्रंप जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसमें इजराइल इत्तेफाक नहीं रखता। इजराइल अपने फैसले खुद लेगा। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका को चेता दिया है कि अगर उसने लेबनान से सेना नहीं हटाई तो ईरान उसका जिम्मेदार अमेरिका को ही मानेगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वैश्विक मंच पर वेस्ट एशिया के फ्रंट पर जारी इस उथल पुथल के बीच सबसे ज्यादा तुर्रमखां पाकिस्तान बन रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई, शहबाज मुनीर की बेइज्जती हो गई, तो अब पाकिस्तान जेनेवा की संभावित पीस डील का क्रेडिट ले रहा है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई
के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की ईरान ने पीस डील पर साइन करने से पहले 3 शर्तें रखी हैं। ट्रंप अगर तीनों शर्तें मान लेते हैं तभी ईरान डील पर साइन करेगा। इन शर्तों में लेबनान का मुद्दा भी है, जहां इजराइल ने बमबारी रोकने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने डील पर साइन होने से पहले ट्रंप से मुलाकात का वक्त मांगा है। ईरान के अंदर भी डील को लेकर हंगामा बढ़ रहा है। इस्लामिक रिजीम में शामिल कट्टरपंथी गुट इस डील का विरोध कर रहे हैं। उदारवादी गुट पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर नारेबाजी करवाई जा रही है। क्या ईरान डील को लेकर दो फाड़ हो जाएगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 19 जून को डील होगी या बम चलेंगे? ये ईरान के हार्ड लाइनर तय करेंगे। जिनके इशारे पर पूरे ईरान में डील के खिलाफ सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। इस्लामिक रिजीम का झंडा, जो ईरान की सत्ता का झंडा है, अचानक विरोध का झंडा बन गया। ईरान के हार्ड लाइन के इशारे पर इस्लामिक सत्ता के 2 चेहरे हैं। पहला विदेश मंत्री अब्बास अरागची और दूसरे वार्ताकार टीम के लीडर मोहम्मद कालिबाफ। ईरानी शासन में शामिल कट्टरपंथियों के धड़े ने अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर कालिबाफ, जो वार्ताकार टीम के हेड हैं, उनके खिलाफ हजारों समर्थकों को सड़क पर उतार दिया है। तेहरान में 2 दिन से हार्ड लाइनर का धड़ा अब्बास अरागची के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। हार्ड लाइनर ने अब्बास अरागची और कालिबाफ पर दबाव बनाने के लिए महिला विंग को तेहरान की सड़कों पर खड़ा कर दिया है। इस्लामिक रिजीम का समर्थन करने वाला बुरका ब्रिगेड लाल और पीले झंडे लेकर ईरान के उदारवादी धड़े के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। मुस्तबा खोमेनी के गृह जिले मशहद में प्रदर्शन तो कुछ अलग ही अंदाज में हो रहा है। प्रदर्शनकारी कफन पहनकर नारेबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तबा खोमेनी का जन्म 8 सितंबर 1969 को इसी शहर में हुआ था। उनके पिता अली खोमेनी का जन्म भी मशहद में ही हुआ था। मशहद ईरान का प्रमुख धार्मिक शहर है। ईरान में यही माना जाता है कि मशहद में जो होता है उसे ईरान की धार्मिक सत्ता का समर्थन हासिल होता है। अमेरिका से डील पर साइन करने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, यहां अरागची मुर्दाबाद के नारों का शोर और तेज होता जा रहा है। ये ईरान का जंजान शहर है। हार्डलाइनर यहां भी सड़क पर उतर आए हैं। महिलाएं कफन पहनकर आई हैं। राज्यपाल कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रही हैं। तेहरान से मशहद और जंजान तक स्क्रिप्ट वही है। प्रदर्शन में शामिल चेहरे अलग हैं। निशाने पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं। ईरान के हार्डलाइनर को किसका समर्थन हासिल है? हार्डलाइनर क्यों उदारवादी को फांसी देना चाहते हैं? ईरान के हार्डलाइनर या कहें कट्टरपंथी धड़े के 5 बड़े चेहरे हैं। मुस्तबा खोमेनी सुप्रीम लीडर बनने में उदारवादी धड़े ने इनका विरोध किया था। ये अपने पिता अली खोमेनी से ज्यादा कट्टरपंथी हैं और अमेरिका के खिलाफ युद्ध जारी रखना चाहते हैं। 28 फरवरी के बाद नहीं दिखे हैं, ना ही कोई ऑडियो मैसेज जारी किया है। IRGC इनके संदेश जारी करती है।
सईद जलीली को ईरान के हार्डलाइनर गुट का नेता माना जाता है। अली खामनेई की हत्या के बाद इन्होंने सुरक्षा परिषद की कमान संभाली। जलीली को मुज्तबा का राइट हैंड माना जाता है। तेल अवीव पर क्लस्टर बमों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला जलीली के दिमाग की उपज थी। IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी हार्डलाइनर ग्रुप के साथ हैं। वो मुज्तबा की तरह खुलकर अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हैं। अहमद वाहिदी हॉर्मुज खोलने के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। ईरान की बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी भी कट्टरपंथी धड़े के नेता है। अब सवाल उठता है कि ईरान में इस्लामिक रिजीम के समर्थक कट्टरपंथी क्यों अब्बास अरागची और कालीबाफ से नाराज हैं? सैंक्शन में ढील देने, हॉर्मुज को खोलने और परमाणु कार्यक्रम में ट्रंप की शर्तें मान लेने से हार्डलाइनर गुस्से में हैं। उदारवादी धड़े को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का सपोर्ट हासिल है, जो खुलकर हार्डलाइनर के खिलाफ बोल रहे हैं। देश तभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग दबाव बनाकर आगे आएं और संसद के सामने खड़े होकर कहें कि जो कोई बातचीत या समझौता करता है वो देशद्रोही है, मातृभूमि को बेचने वाला है, वगैरह वगैरह। ये शर्मनाक है। इंसाफ और निष्पक्षता भी अच्छी चीज है, शालीनता और सभ्यता भी उतनी ही अहम है। ईरान की तीनों फौजें भी हार्डलाइनर के साथ खड़ी हैं। इनमें IRGC, कुद्स फोर्स और बासिज फोर्स शामिल है। डील फाइनल होने की खबर आते ही उनके बयानों में आक्रामकता और बढ़ गई है। IRGC की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और वो दुश्मन के दिल में गोली मारने को तैयार है। IRGC के टॉप कमांडर भी यही लाइन ले रहे हैं। उनकी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं, दुश्मन को हरा कर ही भेजेंगे। खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर से भी यही मैसेज ईरानी जनता को दिया जा रहा है। जब तक दुश्मन घुटने नहीं टेक देता, हार नहीं मान लेता, वो युद्ध लड़ते रहेंगे। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी युद्ध की भाषा ही बोल रही है। लेबनान रेड लाइंस है, इजराइल ने फिर इसे क्रॉस किया है। ईरान इसका बदला जरूर लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह, क्या ट्रंप ईरान के कट्टरपंथी और उदारवादी धड़े को तोड़ पाएंगे? क्या मुज्तबा और पेजेश्कियान गुट में दरार डालकर कोई बड़ा गेम कर देंगे? क्या रिजीम चेंज का पहला काम इसी गुटबाजी से शुरू हो जाएगा? ईरान में डील का सबसे तगड़ा विरोध IRGC की तरफ से हो रहा है। हॉर्मुज के युद्ध में जो बढ़त उसे मिली है, डील के बाद वो खत्म होने का डर है। एक बार हॉर्मुज खुलने के बाद ट्रंप कब पलटी मार देंगे, कोई कह नहीं सकता। 2018 में परमाणु समझौते को ट्रंप ने ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। ईरान के हार्डलाइनर गुट आरोप लगा रहे हैं ट्रंप डील को अपनी राजनीति चमकाने और बर्थडे पार्टी में प्रोपेगेंडा इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्डलाइनर आरोप लगा रहे हैं उदारवादियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की तय की गई रेड लाइंस पार कर दी है। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जो परमाणु नीति बनाई थी, इस डील में उसे सीमित किया जा रहा है। ईरान की सहयोगी रेजिस्टेंस फोर्स को डील कमजोर कर देगी, ऐसे आरोप हार्डलाइनर लगा रहे हैं। हार्डलाइनर ये भी कह रहे हैं कि डील मूल विवादों का समाधान नहीं है, ये सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है। ट्रंप इस डील को कभी भी तोड़ सकते हैं, दोबारा बमबारी शुरू कर सकते हैं। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अगर 19 जून को डील साइन नहीं हुई तो बमबारी फिर शुरू हो जाएगी। अब सवाल उठता है, क्या डील ईरान के लिए डिजास्टर है जैसा हार्डलाइनर बता रहे हैं, या फिर ट्रंप के लिए? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे करीबी देश इजराइल ने तो इस डील को मानने से ही इनकार कर दिया है। अमेरिका $24 बिलियन ईरान को देगा। MOU से पहले $12 बिलियन देना है। अगर ईरान डील तोड़ देता है तो $12 बिलियन फिर से ईरान के खाते में आ जाएंगे। अमेरिका को बदले में न एटम मिलेगा, न बैलिस्टिक मिसाइलों में लिमिट लागू होगी। ईरान को इंटरनेशनल मार्केट में तेल बेचने की छूट मिल जाएगी, जो युद्ध से पहले नहीं थी।
ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन का फंड अलग से मिलेगा। अगर ईरान परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ भी देता है तो उसे कोई स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं होगा। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास अगर परमाणु बम हुआ तो वो दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। ट्रंप यहां बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हॉर्मुज ही ईरान के लिए परमाणु बम जैसा है। जब जब ईरान इसे बंद करेगा दुनिया परेशान होगी। ईरान हॉर्मुज को बंद करने का डर दिखाकर बार बार ब्लैकमेल कर सकता है। ईरान अगर डील के मुताबिक टोल नहीं लेता तो सुविधा शुल्क के नाम पर $1 प्रति बैरल चार्ज लेता है तो वो साल भर में 7.6 लाख करोड़ की कमाई कर लेगा। Does Iran need a nuclear weapon if they can control the strait? If they have that, is that a conventional nuclear weapon for them that they can impose economic distress on not just the Middle East and that local region, but the globe? And they've seen this, and they got that test during 2024 with the Houthis, when the Houthis were used for that, and I think the Houthis demonstrated to them that they can do that. They can manipulate the market, they can force global trade to go, and they can have economic impact. I think the Gulf has to understand that, okay, we need to deal with Iran. ट्रंप जब प्रतिबंध से कमजोर ईरान को नहीं हरा पाए, सैंक्शन से परेशान सुप्रीम लीडर मुस्तबा को नहीं झुका पाए, डील के बाद जब मुस्तबा के पास अकूत दौलत आ जाएगी तो फिर ट्रंप कैसे ईरान को झुका पाएंगे? मुस्तबा के करीबी IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ने उदारवादियों को सिंपल कैलकुलेशन बता दिया है। अमेरिका से अपने फ्रीज फंड छुड़ाओ, अमेरिका से नेशन बिल्डिंग का फंड लो, ईरान को और ताकतवर बनाओ, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन वॉरफेयर को और मजबूत बढ़ाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है, ट्रंप डील करके युद्ध से निकल जाएंगे तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी? ये इजराइल तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या बम बरसते रहेंगे। ट्रंप एक लूजर है, इजराइल को लड़ाई में अकेले छोड़ दिया है। इजरायली मीडिया आरोप लगा रहा है कतर ने भारी रकम देकर विटकॉफ और कुशनर को खरीदा। उनके दबाव में इजराइल के हितों को ट्रंप ने गिरवी रख दिया। इजरायली मीडिया यह भी कह रहा है कि खाड़ी के डरपोक मुस्लिम देश अब ईरान की मिलिट्री ताकत से डरकर उसे अरबों डॉलर की पेशगी दे रहे हैं। इजराइल में नेतन्याहू के समर्थक और विरोधी दोनों इस डील से नाराज हैं। इजराइल अब अकेले ही युद्ध लड़ेगा, लेबनान से न हटेगा, न ही हमले बंद करेगा। 6 महीने बाद नेतन्याहू की विदाई हो जाएगी। बेनेट सत्ता में आएंगे तब ईरान को इजराइल उसकी सही जगह दिखाएगा।